तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का जो वो हिस्ट्री का किताब है, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों को हिस्ट्री पढ़ना होता है 12th क्लास में, उस हिस्ट्री के चैप्टर 8 के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से हमने यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में बनाए हैं और इसका आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसके पहले हमने 1 से लेकर 7 तक के वीडियो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 8 का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाले हैं। तो चैप्टर 8 में आपको पढ़ना होता है किसान और ज़मींदार राज्य, ठीक है। यहाँ पे किसानों के बारे में पढ़ना होता है, ज़मींदार के बारे में और राज्य के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कैसे, मतलब क्या होगा आंसर वगैरह जो भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रैयत कहा जाता है किनको? रैयत ऑप्शन में दिया है किसानों को, कि दस्तकारों को, या जमींदारों को, या व्यापारियों को, है ना। यहाँ पे देखिएगा, तो रैयत किसानों को कहा जाता था। ये आपको बाबर नामक ग्रंथ में, जो बाबर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उसमें आपको इसका उल्लेख मिलता है कि किसानों को रैयत के नाम से भी जाना जाता है। किसानों को किसके नाम से जाना जाता है? रैयत के नाम से। तो ऑप्शन 1 का सही हो जाएगा ए। ऑप्शन 1 का सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बाबरनामा के अनुसार, ठीक है, बाबरनामा एक ग्रंथ है जो बाबर के द्वारा लिखा गया है। इसके अनुसार रहट, ठीक है, से सिंचाई की जाती थी क्या? रहट से क्या सिंचाई किया जाता है, इसके बारे में बताना है। एक में देखिए, आगरा की सिंचाई की जाती है, या फतेहपुर सीकरी, या बयाना, या फिर लाहौर। तो लाहौर की बात करें तो लाहौर ही ऐसा जगह था जो अभी के टाइम में पहले के टाइम में भारत में था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लाहौर मेनली कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो उस समय बाबरनामा के अनुसार जो रहट से सिंचाई किया जाता था, ये लाहौर को ही सिंचाई किया जाता था। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। रहट से किसकी सिंचाई की जाती थी? तो लाहौर की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का होता है कि भारत में आलू कहाँ से आया था? भारत में आलू कहाँ से आया था? ऑप्शन में दिया है 1 यूरोप से, कि मध्य एशिया से, कि अफ्रीका से, या अमेरिका से, है ना, यहाँ से। तो कहाँ से आया था ये आपको बताना। भारत में आलू जो था ये अमेरिका से आया था। कहाँ से आया था? अमेरिका से। भारत में अमेरिका से आलू आया है। और लालू कहाँ से है? तो बिहार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अहोम राजवंश का शासन भारत में किस क्षेत्र में था? अहोम राजवंश का जो शासक था वो भारत के किस क्षेत्र में था, मतलब भारत के किस राज्य में था, ये क्वेश्चन का मतलब है। ऑप्शन 1 में देख, कर्नाटक, तमिलनाडु, या बंगाल, या असम। तो असम ही जो क्षेत्र था जहाँ पे अहोम राजवंश का क्या था? शासक था। और ये शासक जो था ना अहोम राजवंश का, ठीक है, ये बहुत ही दुराचारी शासक था। इसने असम के बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार करके और अपने सैनिकों को पूर्ण रूप से क्या किया था? बिछा दिया था, ठीक है। जिस वजह से असम के जितने भी पहले के टाइम के जितने भी शासक थे, इनसे ये मतलब हर कंडीशन में ये उनसे हार जाते थे, ठीक है। अहोम राजवंश का जो शासक था, ठीक है, अच्युत राय, उससे ये हार जाते थे असम। तो वो असम क्षेत्र में वो अपना शासन क्या होता बनाए हुए था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 का होता है कि कोरोमंडल तट के व्यापारी कहलाते थे। अब देखिए, कोरोमंडल जो होता है, कोरोमंडल तट, यहाँ पे भारत का जो निचला एरिया है, लगभग यहाँ पे जो अथी है केरल, उस एरिया को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट के व्यापारी क्या कहलाते थे ये आपको बताना है। यहाँ पे कोरोमंडल तट के व्यापारी जो होते हैं उनको वोहरा कहा जाता है। वोहरा क्या कहा जाता है? वोहरा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राजस्व व्यवस्था और जाबती व्यवस्था किसने लागू की थी? अब देखिए, राजस्व व्यवस्था या जाबती व्यवस्था की बात करें तो इसको दहला व्यवस्था या दहला प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दहला प्रथा। अब दहला प्रथा जो था, ठीक है, प्रथा, ये प्रथा के अनुसार, ठीक है,
किसानों को, किसान जो थे उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था, उन खेतों के ऊपर उपज होने वाले अनाज के आधार पर उनको 1/3 यानी 1/3 अनाज किसानों को देना पड़ता था। किनको? जमींदारों को। ठीक है, तो इनको दोहला प्रथा के नाम से जाना गया, जबकि दोहला प्रथा को लागू करने वाला जो था ना वो अकबर था। ठीक है, या इसको दहसाला प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, या जाब्ती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसको अकबर ने 1580 में लागू किया था। कब लागू किया था? 1580 में। 1580 में लागू किया गया था। इसके अनुसार किसानों से वो लगान की कुल रकम का 1/3 भाग ले लेता था, यानी खेतों में उपज होने वाले जो पूरा जितनी भी अनाज थे उसका 1/3 भाग ले लेता था, है ना, यानी 33% भाग लगभग ये ले लेता था। कितना प्रतिशत? 33%। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, देखिएगा। तो इस व्यवस्था को किसने लागू किया था? अकबर ने, है ना। इसलिए 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के किसान को क्या कहा जाता था। देखिए, महाराष्ट्र के किसान को हम लोग यहाँ पे मिरासी के नाम से जाना गया, महाराष्ट्र के किसान को। अब जो बाबर नामक ग्रंथ है ना, अकबर नामक ग्रंथ, उस अकबर नामक ग्रंथ में ये बताया गया है कि महाराष्ट्र के जितने भी खुद काश्त किसान थे, कौन किसान? खुद काश्त किसानों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता था। ठीक है, अकबर नामक ग्रंथ के अनुसार कितने श्रेणी में? 4 श्रेणी में। तो महाराष्ट्र के जितने भी खुद काश्त किसान थे उनको मिरासी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? मिरासी के नाम से जाना गया। इसलिए 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तुजुक ए अकबरी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी। तुजुक ए अकबरी जो ग्रंथ है इसको किस भाषा में लिखा गया था। तो ये ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ को, तुजुक ए अकबरी ग्रंथ को अकबर के नाम पे लिखवाया गया था। किसके नाम पे लिखवाया गया था? अकबर के नाम पे। और स्वयं अकबर ने अपने मतलब दरबार में किसी व्यक्ति को यानी लेखकों को रख के लिखवाया था। ठीक है, तो इस भाषा को इस ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस भाषा को लिखा गया था, देखिए, तू से तुजुक और तू से तुर्की, तू से तुजुक और तू से तुर्की। इसलिए तुजुक ए अकबरी नामक जो ग्रंथ था इसको तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाद में इस तुर्की भाषा से इसको अरबी भाषा में क्या किया था? ट्रांसलेट कराया गया था, है ना। अरबी भाषा में ट्रांसलेट करा के तब बताया गया था। तो इस ग्रंथ के ना मेनली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने यानी जिस स्टूडेंट ने किताब को पूरी पढ़ा है उसको पता होगा कि 3 इसके पार्ट थे। ठीक है, यहाँ पे तो उतना हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अकबर का कानून कहा गया है। अकबर ने कानून किसको कहा? देखिए, अकबर के जो ग्रंथ थे ना, अकबर के नाम से जो लिखा गया था, अकबर ने उन्हें अपने ग्रंथों को अकबर का कानून माना। तो अकबर ने अपने ग्रंथ जो लिखा था उसको आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आइन ए अकबरी। और तुजुक ए बाबरी जो था ये बाबर का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? बाबर, बानर नहीं, बाबर का ग्रंथ है, बाबर। तो बाबर जाबर का ग्रंथ कौन है? तुजुक ए बाबरी। और अकबर का ग्रंथ कौन है? आइन ए अकबरी, जिसको अकबर ने अकबर का कानून माना। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा 9 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। अब हमने बताया कि आइन ए अकबरी जो था ये अकबर के द्वारा लिखवाया गया था, लिखा नहीं गया था। अब जिसको स्वयं कोई लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। ऑटोबायोग्राफी, जैसे महात्मा गांधी अपना स्वयं अपने लिखे थे, उनका अपना जीवनी, इसलिए उनको ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना, उनकी जीवनी को। जबकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना बायोग्राफी किसी दूसरे के व्यक्ति से लिखवाते हैं, अपनी पूरी जन्म कुंडली, तो उसको बायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बायोग्राफी, यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो आइन ए अकबरी जो था, ये जो अकबर के द्वारा लिखवाया गया था, ये तो अपना स्वयं नहीं लिखा था, किसी दूसरे के द्वारा लिखवाया गया था। तो इसके लेखक कौन थे? इसका राइटर कौन थे? तो इसके लेखक थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल, जो अकबर के दरबार में एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति बन के रहते थे, परंतु इनको उन्होंने लेखक का दर्जा दिया। फाइनली यहाँ पे अबुल फजल जो थे ये आइन ए अकबरी के लेखक के रूप में उभर के आए।
और अकबर के टाइम में जितने भी अकबर ने काम किए थे, ठीक है, उन सबको अपने आईन ए अकबरी नामक ग्रंथ में क्या किया, लिख दिया था, ठीक है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी आईन ए अकबरी से दहला प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसको अकबर ने 1580 में क्या किया था, लागू किया था, जिसके अनुसार किसानों को 1/3 यानी 1/3 भाग कृषि से उपजाने वाली फसलों को देना पड़ता था अकबर को, ठीक है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अबुल फजल थे। आईन ए अकबरी के लेखक कौन थे, अबुल फजल। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सरकारी दस्तावेजों में किसानों को क्या कहा गया। सरकारी दस्तावेज जो था उनमें किसानों को क्या कहा गया था बताना है। तो गरु हाला या मालिक ए ज़मीन या मिर्सी या इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्टिंग में हमने बताया कि देखिए किसान जो होते हैं मुख्य रूप से किसान ही ज़मीन के मालिक होते हैं। क्या होते हैं, मालिक। तो जब कोई ज़मीन का मालिक होता है मतलब, तो उस कंडीशन में उसको ज़मींदार बोला जाता है, ठीक है, ज़मींदार। या जिसके पास सबसे अधिक ज़मीन की पार्ट होते हैं, ज़मीन का भाग होता है, उसको चौधरी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलता है, चौधरी, यानी यादों से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे किसान उनको कहा गया जो ज़मीन के स्वयं मालिक थे, क्योंकि ज़मीन की शुरुआती वागडोर उनके हाथों में होती है। वही ज़मीन को अच्छे से कुछ भी करना होता है, जैसे मान लीजिए उसमें विभिन्न तरह के जितनी भी फसल को उपजाना पड़ता है वो स्वयं उपजाते हैं, और साथ ही साथ विभिन्न तरह के जो अवांछित पौधे होते हैं उनको काटने का काम यही करते हैं। मतलब शुरू से यही ज़मीन को क्या करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए इनको मालिकाना का दर्जा दिया जाता है। तो सरकारी दस्तावेज में किसानों को क्या कहा गया, मालिक ए ज़मीन। क्या कहा गया था, मालिक ए ज़मीन। इसलिए 11 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अस्थायी किसान है। अब देखिए अस्थायी किसान का मतलब कि जो बटैया पर खेत रोपता हो। अस्थाई का मतलब कि जिसका खुद का क्या हो, ज़मीन हो, जिसका खुद का अपना खेत हो, जिससे वो अपना भोजन करे कि वो अपने फसल की उत्पत्ति कर सकता हो। लेकिन एक ऐसा किसान जो किसी दूसरे से ज़मीन लेने के बाद, ठीक है, जो किसी दूसरे से ज़मीन लेने के बाद खेती करता हो, तो वैसे किसान को अस्थाई किसान के नाम से जाना गया। अब अस्थाई किसान के किसानों के यहाँ पे 4 उल्लेख मिलता है बाबर नामक ग्रंथ में। किसानों के 4 उल्लेख बाबर नामक ग्रंथ में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें कह रहा है कि कौन अस्थायी किसान था। तो मुजरिया जो किसान था, मुजरिया, ये क्या था, अस्थायी किसान था। ये मुजरिया नहीं, पाही कास्ट किसान जो था ना, ये अस्थायी किसान था। क्या था, टेम्प्रोरी किसान था, टेम्प्रोरी फार्मर था यहाँ पे, है ना। अस्थायी किसान कौन था, पाही कास्ट, जो अपना ज़मीन किसी से लेकर बटैया लेकर अपने फसल की उत्पत्ति करता था और फाइनली उसको वापस वैसे दे देता था, ठीक है। तो पाही कास्ट जो किसान थे वे अस्थायी किसान कहलाते थे, ठीक है। तो 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि जिन्स ए कामिल किसे कहा गया। अब देखिए जिन्स ए कामिल जो है ना, ये एक अरबी लफ्ज़ है। क्या है, अरबी भाषा है, बट इसको हिंदी में खरीफ फसल, इसको नकदी फसल के नाम से जाना जाता है। किस फसल के नाम से जाना जाता है, नकदी फसल के नाम से जाना जाता है, नकदी फसल, ठीक है। यहाँ पे तो जिन्स एक कामिल किसे कहा गया, नकदी फसलों को। नकदी फसल वे फसल होते थे जो तैयार होने पर खेतों में ही खरीद लिए जाते थे, ठीक है। जो ना तो देखिए जैसे धान की कटनी होती है ना, या फिर गेहूँ की, तो उसके बीच में जो फसल उपजाया जाता है उसको नकदी फसल के नाम से जाना जाता है। जैसे मूंग दाल हो गया, या अरहर हो गया, या ऊख हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, नकदी फसल होते हैं। अब अकबर को नकदी फसल उपजाने से बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, इसलिए उसने नकदी फसल पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था और किसानों से नकदी फसल उपार्जन करवाता था, ठीक है। तो जिन्स ए कामिल किसको कहा गया, नकदी फसल को। किसको कहा गया, नकदी फसल, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पैदल चलने वाले सैनिकों को क्या कहा गया। अब बात करें भारत में, तो भारत में 3 तरह के सैनिक मिलते हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ठीक है। तो उस टाइम है ना, यहाँ पे अकबर जो था उनके अनुसार उनके समय में पैदल जो चलने वाले सैनिक थे उनको क्या कहा गया था, जल सेना तो नहीं होगा, प्यादा उनको कहा गया था। क्या कहा गया, प्यादा। थल सेना तो होगा, बट यहाँ पे उसके अनुसार पूछ रहा है, मतलब इस अकबर या बाबर के अनुसार पूछ रहा है, तो प्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 साल प्रबंध किसने लागू किया था। तो अकबर ने किया था, ये हमने आपको बताया भी था।
जो 1580 में लागू किया गया था। कब किया था? 1580 में। इसके अनुसार किसानों से कितना कर लिया जाता था? कर नहीं, फसल के 1/3 भाग यानी लगभग 33% भाग किसानों से लिया जाता था। 33%। ठीक है, तो 10 साला प्रबंध किसने लागू किया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में कौन बाबर की आत्मकथा है? बाबर के आत्मकथा को बाबरनामा कहा जाता है। उसी तरह से अकबर के आत्मकथा को अकबरनामा कहा जाता है, जबकि बाबर नामक कथा को, बाबर नामक ग्रंथ को तुजूक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तुजूक ए बाबरी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाबरनामा जो आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है ना, सॉरी ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी बोला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसको लिखने वाले कोई और थे इसलिए। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा 16 नंबर का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अकबर द्वारा लागू किया गया भूमि मापन इकाई क्या है? अकबर ने जो भूमि मापने की इकाई लागू की थी उसका नाम क्या है? सिकंदरी गज या इलाही गज या कर्ण कूत या इन दोनों में, इनमें से सभी। तो सिकंदर ने जो अपनी भूमि मापने की इकाई लागू की थी उसको सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिकंदर लोदी जो था उसने अपने भूमि मापने की जो इकाई लागू की थी उसको सिकंदर गज के नाम से जाना जाता है, जबकि अकबर ने जो भूमि मापने की इकाई जो लागू की थी उसको इलाही गज के नाम से जाना जाता है। इलाही गज। 17 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भूमि लगातार 3 या 4 माह तक खाली छोड़ी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? वैसी भूमि जिसको लगातार 3 है ना या 4 मंथ तक खाली छोड़ दिया जाता था, उन भूमि को क्या कहा जाता है? तो उन भूमि को चाचर कहा जाता है या चावरा बोला जाता है। ठीक है, चावरा या चाचर। तो ये जो भूमि था ना, ये चाचर, ये किसी तरह से उपजाऊ भूमि नहीं था। इस पर विभिन्न तरह के फसल नहीं उपजाए जा सकते थे, क्योंकि जब किसी भूमि को 3 या 4 महीना तक छोड़ दिया जाता है तो वो क्या होता है? बंजर हो जाता है। तो 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता है? राजस्व विभाग का मतलब कि जो वो सैनिकों की छावनी करने वाली जो सिस्टम होती है उनका उस विभाग का प्रधान कौन होता है? तो उस विभाग के प्रधान को दीवान ए आला कहा जाता है। दीवान ए आला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवान ए आला। दीवान ए आला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है और ये लास्ट कानून नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी सूर्यास्त कानून है। लास्ट क्वेश्चन सूर्यास्त कानून। अब सूर्यास्त कानून क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखिए, इस कानून को के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसे कर्ज की रकम को अदायगी करनी यानी चुकाना हो, तो वह कर्ज की रकम को सूर्यास्त से पहले अगर लाकर चुका देता है किसी भी तरह से, तो उसकी ज़मींदारी नहीं छीनी जाती है। ये ज़मींदारों के ऊपर लागू किया गया था, तो उसकी ज़मींदारी नहीं छीनी जाती। परंतु अगर सूर्यास्त हो गया और उसने कर की रकम को पूरा नहीं किया था, तो उस कंडीशन में उसकी पूरी ज़मींदारी को छीन लिया जाता था और उसके ज़मीन की सारी जो संपत्ति थी उस सबको जब्त कर लिया जाता था सूर्यास्त से पहले। सूर्यास्त के बाद किसी भी ज़मींदार की ज़मींदारी को छीन लिया जाता था। तो ये था सूर्यास्त कानून। तो इस तरह से हमने देखा चैप्टर 8 जो हिस्ट्री का चैप्टर 8 जो है, इसके संपूर्ण क्वेश्चन को हमने आपको बताया। इसके बाद आपको चैप्टर 9, 10 ऐसे करके सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।